हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए गेस करके लाया गया है। देखिए, आप लोगों के पास टाइम काफी कम बचा हुआ है। कुछ ही दिन के बाद आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग तनाव में रहें, पूरा टेंशन में रहें। देखिए, जो चीज होना है उस चीज के बारे में आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आपका एग्जाम होके रहेगा और आपको भी पता है कि आप एग्जाम देंगे ही, चाहे क्वेश्चन हार्ड आए या फिर इजी आए, तो आपको एग्जाम देना ही है। तो जो चीज होना है उसके बारे में बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप रीडिंग यानी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको जारी रखनी है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट होता है, अभी आपको किसी स्पेशल बुक के पीछे, किसी गाइड के पीछे, किसी के बहकावे में, किसी का कुछ नहीं सुनना है। आपको जो थ्योरी प्रोवाइड की जाती है, जो भी चीज आप लोगों के लिए हम लोग लाते हैं, देखिए आपका एग्जाम होगा, आपके एग्जाम के पीछे, आप लोगों के पीछे हम भी लगे हुए हैं। हम लोग भी पूरा क्लास जो है, तनु क्लासेस आर्ट कॉम के जितने भी मेंबर हैं, सबको लगे हुए हैं। तो आप लोगों का एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का एग्जाम बेटर हो, रिजल्ट बेटर आए, इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगा वो सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में कैसे लिखना है, आंसर कैसे देनी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आयु संरचना का क्या महत्व है, ठीक है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि आयु संरचना, जैसे कि आप लिंग संरचना पढ़े हैं, ठीक है, पिरामिड के बारे में पढ़े हैं, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि आयु संरचना के बारे में क्या जानते हैं या फिर आयु संरचना के बारे में लिख है, ठीक है। तो दो लाइन में आपको आंसर देनी है कि आयु संरचना आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर प्रदर्शित करता है। आयु संरचना एक ऐसा घटक है या फिर ऐसा अवधारणा है जिसमें क्या किया जाता है कि आयु के आधार पर जनसंख्या को यानी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके दिखाया जाता है और उसका एक तरह से गुण का अध्ययन किया जाता है। वही क्या है, आयु संरचना। जैसे कि आपको 0 से 14 वर्ष के आपके क्या हो जाएंगे, बाल वर्ग हो जाएंगे। फिर 15 से 59 वर्ष के क्या हो जाएंगे, ये आपका कार्यशील जनसंख्या हो जाएगा। 59 से अधिक आपका वृद्ध जनसंख्या हो जाएगा। यही क्या है, आपका आयु संरचना। तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, आयु संरचना अगर पूछा जाए तो इसके अंतर्गत आपको तीनों वर्गों को भी लिख देना है, ताकि आपका नंबर जो है, आपका मार्क्स जो है वो ना छटे, ठीक है। तो आयु संरचना के अंतर्गत तीन वर्ग आते हैं। 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत इसमें क्या, बच्चे आते हैं, यानी आश्रित जनसंख्या। बच्चे भी क्या है, आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, जो किसी दूसरे पर एक तरह से निर्भर रहता है, वो क्या है, आश्रित जनसंख्या। तो बच्चे तो कुछ करते नहीं है ना आर्थिक रूप से अपने काम से, यानी बच्चे, छोटे बच्चे अपने काम, दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बाल वर्ग कहलाता है 0 से 14 वर्ष। दूसरा अगर देखेंगे, देखिए यहाँ नोट के रूप में आपका क्या लिखाया गया कि आश्रित जनसंख्या में वृद्धि भी आती है। आश्रित जनसंख्या में वृद्धि भी आती है, क्योंकि वृद्ध लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि 15 से 59 वर्ष से इस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या आपको जस्ट बताया गया था कि जो कार्य करता है, जो आर्थिक क्रिया करता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वो क्या है, कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है। तीसरा वर्ग है 60 वर्ष से ऊपर, यानी इसमें जो है वृद्ध जनसंख्या आती है, जिस लोगों का उम्र ज्यादा हो गया है, ठीक है। जो लोग मतलब आर्थिक रूप से एक तरह से यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, यानी आर्थिक क्रियाकलाप, जो भी मजदूरी वगैरह या फिर फैक्ट्री में, उद्योग में कार्य नहीं कर पाते हैं, उसका बॉडी यानी जो उसका शरीर है साथ नहीं दे पाता है इतना, वो क्या है, एक तरह से वृद्ध जनसंख्या। तो तीन कैटेगरी है आयु संरचना के बारे में। या आयुष हुआ है, या ध्यान दीजिएगा, ये 100 नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आयु संरचना आप समझ गए, इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आंसर किस प्रकार लिखना है, इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करनी है। देखिए कैसे कैसे हम डिजाइन किए। देखिए पहले क्या लिखे, आंसर लिखे, आंसर के बाद फिर हम क्या लिखे, आयु संरचना के बारे में लिखे। फिर उसके बाद एक तीर दिए, तीर देकर के आयु संरचना में तीन वर्ग, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ देखिए 0 से 14 वर्ष के बीच डैश है, यहाँ फिर दो को बुंदा है। ये सब पर ध्यान दीजिए। इसमें से क्या होगा कि कॉपी आपका सुंदर दिखने लगेगा, सुलेख जिसको बोलता है, उसी प्रकार दिखने लगेगा, तो आपका एक नंबर भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया कि मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र आपको पढ़ाया गया। सबसे पहले आप मानव विकास के बारे में लिखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, समानता, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका नंबर छाटने के जो चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। दो लाइन ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। पहले मानव विकास के, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लिखेंगे, सीधा लिख देंगे मानव के यानी व्यक्ति के, यानी आदमियों के ऐसा विकास जिससे उसका मानवीय क्षमता या फिर उसके जीवन में गुणात्मक वृद्धि आती है, उसे वही क्या कहलाता है, मानव विकास का, मानव विकास कहलाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मूल क्या था कि मूलभूत क्षेत्र के बारे में लिखना है। तो मूलभूत क्षेत्र क्या है, टोटल तीन है। पहला क्या है, एजुकेशन इन शिक्षा, ठीक है, यानी आप जानते हैं विदाउट एजुकेशन ह्यूमन जस्ट लाइक
वेल्ड एनिमल, यानी आपका हो जाएगा एक तरह से, कहते हैं ना कोई लोग कि बिना शिक्षा के आदमी जो है एक तरह से पालतू जानवर के जैसा है, ठीक है। जस्ट हम भी अपना कंपेरिजन कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हम भी उसी में आते हैं ना, ठीक है। हम अगर शिक्षा से, अगर मेरा अगर शिक्षा नहीं है, मेरा शिक्षा हम अगर शिक्षित नहीं है, तो हम जस्ट एक तरह से जो जानवर होते हैं, जानवर भी वफादार होते हैं, उसी तरह हम कहलाएंगे। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो ये पहला क्षेत्र क्या है, शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव विकास नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य के अंतर्गत आपका अरस्तु कहते हैं, ये पॉइंट आपका यहाँ लिख देंगे, अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ठीक है। यानी स्वस्थ शरीर में, पहले आपका शरीर स्वस्थ होनी चाहिए, तभी आपका शिक्षा कारगर होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि आपके सामने चार ऑप्शन रखेंगे, भोजन रखेंगे, आवास, शिक्षा, इनमें से सबसे पहले आप किसको चुनेंगे, तो भोजन को चुनेंगे, ठीक है। विदाउट भोजन आप क्या करेंगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद जो आएगा आपका आवास आएगा, यानी आवास के अंतर्गत घर आ जाएंगे। घर रहेगा तभी ना बच के रहेंगे, यानी जो मौसम होता है आंधी तूफान से, तभी ना बच के रहेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पे आएगा, क्या आएगा, शिक्षा आएगा, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच विकास के लिए, मानव विकास के लिए जरूरी होता है। तो अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है। ये चीज आप लोग लिखेंगे, ये चीज याद रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि बच्चे को नॉलेज काफी डीपली है, वो भी खुद सीख जाएंगे, उनको अगर याद नहीं होगा जो कॉपी चेकर होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वस्थ व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होती है, सही बात है। जो व्यक्ति स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तो उसका वर्किंग पावर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, सही बात है। जब आप एक तरह से स्वस्थ रहेंगे, आप अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर कार्य करेंगे, तो आपका देश विकास करेगा, यानी आप अगर विकास करेंगे, अगर आपका आय अगर बढ़ रहा है, यानी इनकम अगर बढ़ रहा है, तो आपका देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। आपको पता है, इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति का जो औसत आय है वो बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि संसाधनों तो पहुंच, यानी एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में तो सभी लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, तो सभी लोगों का क्या संसाधनों तक पहुंचे। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के सेक्टर में, यानी सरकार के क्षेत्र में जितने भी संसाधन डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि कोटा, ठीक है, कोटा चावल धान गेहूं दिया जाता है, तो उन तक पहुंच है गरीबों का, वो भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच मानव विकास के हेतु, यानी मानव विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रत्येक व्यक्ति का संसाधनों तक पहुंच होना जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र, इस प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते हैं, देखिए नॉलेज तो आपको भी है, ये मैं मानता हूं कि नॉलेज जो है आपको भी है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये चीज आप लोगों को यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखे हैं, क्या मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पढ़ाया है आपको, चैप्टर बाय चैप्टर आपके जो थ्योरी दिए गए उसमें अभी आपका मेंशन किया गया, ठीक है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पहला जो घटक है वो आपका समता, यानी पैरिटी, जिसको इक्वलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैरिटी मतलब इक्वलिटी, समता, यानी किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करनी है। ये भेदभाव अगर हो गया तो फिर वहां विकास नहीं हो पाएगा। तो भेदभाव नहीं करनी है, सभी लोगों को समान अवसर देंगे, समान एक तरह से अपॉर्चुनिटी देंगे, तभी सभी लोग क्या होगा, विकास कर पाएगा, ठीक है। तभी वह मानव का विकास जो है सही ढंग से हो पाएगा। अगर भेदभाव शुरू कर दिए धर्म के नाम पर, जगह के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वहां फिर राष्ट्र जो है विकास नहीं कर पाएगा। राष्ट्र का जो रुख है विकास के रुख से मुड़ करके किसी दूसरे तरफ चले जाएगी, यानी पतन की तरफ चले जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपका सबसे बड़ा प्रमुख घटक है वह सतत पोषणीयता, यानी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप अवसर दे रहे हैं, जो भी मौका दे रहे हैं, जो भी रोजगार दे रहे हैं, उसमें लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार की तरफ से एक साल में मतलब एक तरह से रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, बहुत सारे मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट आ गए और दूसरा साल में पूरा खाली, ऐसा नहीं करना। प्रोवाइड कीजिए, लेकिन लगातार प्रोवाइड कीजिए। लगातार खाना खाता है ना इंसान, लगातार हम लोग खाते पीते हैं, तो लगातार हम लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं। विकास का जो एक तरह से पटरी है, विकास का जो पावर है, वो भी हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, निरंतर यानी लगातार मिलनी चाहिए, ठीक है। सतत पोषणीयता में प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलता है। कहने का मतलब ये कि सतत पोषणीयता का आपको डिफिनेशन पता है ना, कि वैसा विकास जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के संसाधन का प्रयोग करता है, प्रयोग कर कर सभी विकास के रास्ते पर गामजन होते, सभी विकास के रास्ते पर चला जाता है, तो वही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का किफायती तौर पर, यानी पूरा सोच समझ करके प्रयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप देखिए तीसरा जो स्तंभ है वो उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मानवीय क्षमताओं में बढ़ोतरी, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, मानव को बेहतर कार्य क्षमता प्रदान करता है। साथ ही
ज्ञान व कौशल में भी वृद्धि करता है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो मानव का जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब बढ़ने लगेगा तो वो वर्क ज्यादा करेंगे, वर्क ज्यादा करेंगे, उसका इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा हुआ तो देश विकास करेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो आपका स्तंभ है वो आपका सशक्तिकरण यानी इंपावरमेंट। ठीक है, तो मानव को अपना विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, यानी नारी सशक्तिकरण, नारियों को अपना शक्ति दो ताकि वो एक तरह से अपना क्षेत्र में अपना एक तरह से अस्तित्व बना सके, अपना एग्जिस्टेंस को मतलब परमानेंट के लिए एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि इस आदमी को वो पावर आप दीजिए ना, वो शक्ति आप दीजिए कि वो खुद ब खुद खड़े हो जाए अपने पैर पर। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, तो चार स्तंभ था, उत्पादकता, सशक्तिकरण, समानता और आपका था समता यानी सतत पोषणीयता। ये चार मानव के मूलभूत घटक हैं, प्रमुख घटक हैं, इसके बिना मानव विकास नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आपको आंसर मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, इसको विवेचना करने के लिए करा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि की जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है, इसका विवेचना यानी उल्लेख करने के लिए करा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसको झूमिंग की कृषि भी बोलते हैं, मिल्पा भी बोलते हैं, यानी मंचूरिया और कोरिया में मिल्पा भी बोला जाता है। ठीक है, इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग यानी मलेशिया तथा इंडोनेशिया में लदाम, उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य अमेरिका, मैक्सिको में मिल्पा या फिर मंचूरिया में भी मिल्का मिल्पा बोले जाते हैं। यह कृषि आदिम जाति के लोग करते हैं। ठीक है, इसमें वनस्पति को जला दिया जाता है, जली हुई राख पर परत पर उर्वरक का कार्य करता है। इसमें खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें आप लोग क्या किया जाता है, जो भी राख होती है वही खाद का कार्य करता है, इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि के बारे में आप लोग लिख लिए। अब देखिए मेन क्वेश्चन था कि इसका भविष्य अच्छा नहीं है। चलिए कैसे अच्छा नहीं है विवेचना करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य, ये हेडलाइन है, मैंने आप लोगों को बताया, बताएंगे सर, आपका एक वीडियो आएगा। ठीक है, जिसमें बताया जाएगा कि कैसा कौन सा हेडलाइन देना है, कैसा पेन से लेना है, सारा चीज हम आप बताएंगे, जो एक्सपीरियंस है मेरा तो हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्चर जो है क्या है, उस चीज के बारे में आप लोगों को कहना है। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए मेन पॉइंट आ गया, क्योंकि इस प्रकार की कृषि प्रक्रिया में वनों को जलाकर भूमि तैयार की जाती है, जिस कारण जैव विविधता में कमी आ जाती है, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, वर्षा में कमी आ जाती है, ताप में वृद्धि हो जाती है, साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जंगल को जलाया जाता है। भाई जंगल को जला दोगे तो विविधता कहाँ बचेगी, जो जानवर है जंगल में, छोटे छोटे पशु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो भी चीज है वो तो मर जाएंगे। ठीक है, जब अगर आप जंगल, चलिए मान चलिए आपका जानवर नहीं है, वो चले गया, अब जंगल को जो जलाए, वो जो धुआं उठा, उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा कि नहीं, पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, ये भी एक समस्या है। ठीक है, जंगल को जला दिए, पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो पेड़ पौधे जब खत्म हो जाएंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, क्योंकि आपको पता है कि वर्षा वही ज्यादा होती है जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ताप में वृद्धि होगी, तो जिसके कारण जीवों का रहना, जीवों का जीवन जो है, यानी जीवन का रहना एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन में। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि का इसलिए भविष्य जो है अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है। ठीक है, तो आंसर को मेंशन कर सकते हैं इस प्रकार, बिल्कुल आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में भी आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन से हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन यानी एक तरह से जनसंख्या में परिवर्तन जो आता है, जो चेंजिंग आती है, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कभी किसी क्षेत्र का, किसी विशेष क्षेत्र ले लीजिए, किसी राज्य, किसी जिले, किसी ग्रामीण या फिर किसी प्रखंड, किसी भी वार्ड का ले लीजिए, उसमें जनसंख्या में उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी जनसंख्या बढ़ रही है तो कभी जनसंख्या घट रही है, वही क्या है आपका जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक या तीन कारक या फिर तीन अवयव, घटक बोले, अवयव बोले, कारक बोले, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो तीन कारक हमका ये नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। कोई बच्चे क्या होते हैं कि तीन कारक की जगह चार कारक लिखे देगा, भाई एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कह रहा उसी का, तीन कारक है तो तीन कारक ही देना है। ठीक है, चौथा चौथा कारक नहीं देना है। ये कोई सोचते हैं ना कि चौथा कारक देंगे तो नंबर नहीं चलेगा, ज्यादा नंबर मिलेगा। आपको जितना भी जो भी चीज लिखना है ये तीन कारक में लिखिए, तीन पॉइंट बना करके। ठीक है, चौथा लिखेंगे तो आपके एक तरह से समय की बर्बादी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका पहला जो कारक है प्रवास यानी माइग्रेशन। आप लोग जानते हैं कि प्रवास एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया है, वही क्या है आपका प्रवास है। लोग जहां जाते हैं यानी उसको उद्गम स्थान कहते हैं, जहां जाकर बसते हैं, शरण लेते हैं, उसको गंतव्य स्थान कहते हैं, जहां से जाते हैं उद्गम स्थान, जहां जाके बसते हैं गंतव्य स्थान कहलाते हैं। प्रवासी प्रवास के कट जाने के कारण उनके उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान दोनों में जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है, जहां से जाता है वहां का जनसंख्या घट जाता है, जहां जाके बसता है वहां का जनसंख्या बढ़ जाता है। तो ये क्या प्रवास भी इफेक्ट किया कि नहीं, बिल्कुल इफेक्ट किया। दूसरा है सीबीआर यानी क्रोड बर्थ रेट यानी औषधिक जन्म दर जिसको बोलते हैं। ठीक है, सीबीआर यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। सीबीआर का जो रेटिंग है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था कि किसी विशेष क्षेत्र में यानी किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म
और उसको डिवाइड कर देना है आपको किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष की मध्य जनसंख्या हिंदू क्या कर देना है 1000 से कर देना है, तो ये आपको क्या निकल जाएगा सीबीआर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सीबीआर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सीडीआर यानी क्रूड डेथ रेट जिसको बोलते हैं, इसको औसत मृत्यु दर बोलते हैं सीडीआर। ठीक है, तो सीडीआर का आपको फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, तो सीडीआर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है, एक मेथड है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन ला देती है। ठीक है, तो सीडीआर सीबीआर और प्रवासनी माइग्रेशन ये तीन कारण को अगर आप लिख देंगे तीन कारक को, तो एक नंबर जो होता है ना, एक नंबर के 1/2 नंबर जो होता है ना, ये भी आपका नहीं छटेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि बाजारीय कृषि की कृषि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। सबसे पहले बाजारीय सब्जी कृषि के बारे में लिखेंगे, मार्केट वेजिटेबल फार्मिंग, इस प्रकार की कृषि जो होता है अधिक मुद्रा देने वाली कृषि है। ठीक है, तथा इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। इस कृषि के अंतर्गत सब्जी फल वगैरह ये सब मतलब उगाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए बाजारीय कृषि किसको कहता है। अब आपको मेन जो कारण है, आप बाजारी कृषि के बारे में लिख लिए 2 लाइन। ठीक है, सही बात है। अब देखिए आपको कह रहा है कि नगरीय समीप की क्यों की जाती है, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ है। अगर ये लाइन इसलिए मैं एक्स्ट्रा लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका नंबर ना छटे, आपको नंबर हर हर वो संभव प्रयास करनी है, हर वो रास्ता, हर वो टेक्निक अपनाना है जिसमें आपका नंबर ना छटे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप। ठीक है, तो सब्जी की मांग वो खपत जो होता है नगरीय क्षेत्र में ज्यादा होता है, इसलिए बाजारीय सब्जी कृषि नगर के समीप की जाती है। सिंपल सी बात है। अब इतना सारा चीज यहाँ दिया गया है, इसके अतिरिक्त सिंचाई उर्वरक अच्छी किस्म के बीज वगैरह कीटनाशक दवाई वगैरह मिल जाता है नगर के क्षेत्र से, इसलिए वहां आसानी से मिल जाता है, इसलिए बगल में नगर के बगल में खेती की जाती है, इसलिए बाजारी सब्जी कृषि नगरीय कृषि के क्षेत्रों के समीप की जाती है। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। हम एक एक लाइन पढ़ के क्या सुनाए आपको, आप तो देख ही लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के 102 बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछा गया। तो यह उद्योग जो है नवीनतम तकनीक आधारित उद्योग है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, ये सारा टेक्नोलॉजी आपका इसमें इंक्लूडेड है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में, यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत आपके वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, ये भी साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो भी मतलब उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो आपका उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अर्थात व्यवसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, सफेद कॉलर श्रमिक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉरी मिस्टेक हो गया, कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में रोबोट हो गया, कंप्यूटर आधारित डिजाइन का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होने वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक व औषधि उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ गए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि विनिर्माण क्या समझते हैं। विनिर्माण का जो है ना द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण जो होता है आपका द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, याद है ना। जब द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, तो विनिर्माण का मतलब क्या था द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में जितने भी वर्क हो रहे हैं सारा चीज लिख डालिए। ठीक है, तो विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको पूछा गया। तो विनिर्माण का शब्द होता है किसी भी चीज का उत्पादन करना, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने का निर्माण करना, अंतरिक्ष यान इत्यादि सब बनाना, ये सब क्या कहलाता है विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण शब्द का मतलब ही होता है हाथ से बनाना या फिर इंजीनियरिंग सामान बनाना, यानी हाथ से बनाना, मशीन से बनाना, ये सब क्या है मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट करें। ठीक है, यानी रिटेल बिजनेस सर्विस जो होता है इसको आपको स्पष्ट करने के लिए करा। सर देखिए क्वेश्चन जो होता है छोटा छोटा ही पूछता है, लेकिन आपको आंसर प्रॉपर ढंग में लिखनी है ताकि नंबर आपका ना छटे। ठीक है, सिर्फ ऐसी चीज पर फोकस रहनी है, कितना बेटर प्रदर्शन करें, इतना अच्छे से लिखना है, इतना बेटर प्रदर्शन करनी है कि जो एग्जामिनर होंगे उनको लग जाए कि बच्चा की जो नॉलेज है बहुत ज्यादा है, इसका एक नंबर छाटना भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एक ऐसा व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार के व्यापार में बड़े स्तर पर सर्वप्रथम परिवर्तन लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। उपभोक्ता सहकारी समुदाय उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, ये भी समझ लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चतुर्थ, ये 10वां क्वेश्चन है, ये 10 यहाँ 10वां क्वेश्चन है, नंबरिंग है, ये नहीं कि 10 चतुर्थ कर लेंगे आप लोग। तो चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी फोर्थ सर्विस जो है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है उसको आपको वर्णन करने के लिए कह रहा है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान, यानी जो भी रिसर्च होता है, जो भी रिसर्चिंग वर्क है लैब में, साइंस के लैब में, विज्ञान वैज्ञानिक के लैब में जो भी रिसर्च वर्क होता है वो आपका क्या है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है और विकास पर केंद्रित है। चतुर्थ सेवा में सूचना का उत्पादन तथा सूचना का संग्रहण आदि सम्मिलित है। चतुर्थ सेवा सेक्टर में सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, अस्पतालों में सेवा, ठीक है, विश्वविद्यालय में सेवा, कर्मचारी तक पहुंच, ठीक है, चतुर्थ सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ सेवा सेक्टर के अंतर्गत ये सब चीज आता है, मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल जो क्वेश्चन को कवर करा, टोटल जो क्वेश्चन है काफी यूनिक है। टोटल
10 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर करा। कितना? 10 क्वेश्चन को कवर करा। यहाँ तो आप लोगों को भली भांति याद हो गया होगा, जो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे-कैसे मतलब आंसर देना है। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन आप कवर किए तो यहाँ आपको पता चला ना कि कैसे आंसर लिखना है, किस प्रकार आंसर डिजाइन करनी है। ठीक है, देखिए एग्जाम में अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सजा करके लिखेंगे, एरो वगैरह देंगे, ठीक है, ये आपका स्टार वगैरह जहाँ एरो वगैरह होगा एरो देंगे, ठीक है, स्टार देंगे, ठीक है, आपका एक तरह से हज होता है ये सब देंगे, या फिर आपका एक तरह से ये स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ आपका समता लिखिए तो यहाँ आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे स्टार भी हज भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक तरह से नंबरिंग करेंगे, एक छोटा ए बी सी डी स्मॉल ए बी सी डी लिखेंगे, या फिर कैपिटल ए बी सी डी लिखेंगे, या फिर आपका रोमन एक ये रोमन संख्या ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब में आप लोग क्या कर सकते हैं, बेटर से बेटर कॉपी को सजा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देनी है। तो क्वेश्चन जो है काफी यूनिक था आज के क्लास में, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए, तो इससे आपको ये नजर लग गया होगा कि क्वेश्चन का रूप जो है कैसा होगा और उसको किस ढंग से सजाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बने बने रहिए, और 2024 का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों को जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव का, वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। इसलिए आपको तनु क्लासेस क्या है, तनु क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में सर्च करके आप लोग सर्च कर लेना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, वो सारा चीज एप्लीकेशन में ऐप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 2024 का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो अपने भाई बहन को, अपने छोटे बहनों को, या फिर आपके रिलेशन में जो भी है उसको इन्फॉर्म कर देना है, ताकि आप ही लोग मतलब एक तरह से हैं, और आपके अलावा कौन है हम लोगों के साथ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें, इतना छोटा सा कार्य कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।